साथियों, पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि चमचा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि पहले चमचों की ज़रूरत नहीं थी और गोलमेज सम्मेलन में जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यों की अछूतों की बात ब्रिटिश सरकार के सामने रखी और उससे उसका विरोध गांधी जी और कांग्रेस किया, लेकिन वो प्रभावहीन साबित हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पक्ष था, इतना जोरदार पक्ष उन्होंने रखा था, प्रस्तुत किया था। दूसरे शब्दों में कहें कि उन्होंने वास्तविक चित्रण समाज का ब्रिटिश सरकार के सामने जब रखा तो ब्रिटिश सरकार के रोंगटे खड़े हो गए थे और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात मान करके सांप्रदायिक निर्णय, सेपरेट इलेक्शन आज के इतकार 17 अगस्त 1932 को घोषित कर दिया था। आपको अच्छी तरह मालूम है, गांधी जी और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इन अस्पृश्यों को कोई अधिकार मिले। इसके लिए गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू करने से पहले, अधिकार मिलने के पहले ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर धमकी दी थी और वो लेटर गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक और 3 लोगों के जानकारी में भेजा गया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार पर गांधी के धमकी भरे लेटर का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अस्पृश्यों को अधिकार दिया। अब क्योंकि कांग्रेस और भारत की सामंतवादी व्यवस्था ये जानती थी कि इन अस्पृश्यों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, नेतृत्व विहीन समाज है। लेकिन 1930 से 1932 के बीच में जिस तरह गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी और उसको ब्रिटिश सरकार मानने के लिए बाध्य हुई, तो अब कांग्रेस और कांग्रेसी तथा सामंतवादी विचार के लोगों का ये हुआ कि इनमें चमचा पैदा किए जाए। तो चमचा युग की शुरुआत 1930 और 1920, 1930 और 1932 के बीच, 1930 और 1932 के बीच से शुरू होती है ये चमचों की युग शुरुआत, जन्म का युग। आप साथियों, आज बात करते हैं अंधकार युग से प्रकाश युग। अंधकार युग से प्रकाश युग। अंधकार युग क्या था? करीब 50,000 साल तक इन अस्पृश्यों को मानव की तरह जीने का अधिकार नहीं था। ये उस तालाब, पोखर में पानी नहीं पी सकते थे जिसमें कुत्ता, जानवर, गधे, बिल्ली पानी पीते थे और मल त्याग करते थे। तो देखिए, मानव काशीराम इसमें क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, उसे आप समझने के लिए इसे अंत तक देखें। अंधकार युग से प्रकाश युग की तरफ कैसे ये समाज बढ़ रहा है और इसका नेतृत्व कौन कौन कर रहा है, उस नेतृत्व को बर्बाद करने का, उस नेतृत्व को नुकसान पहुंचाने का, उस नेतृत्व को डिमेज करने का कांग्रेस, गांधी जी और सामंतवादी व्यवस्था क्या क्या हिकमत अमली उपाय करती है। तो साथियों, मानवर काशीराम ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत के अछूत लोग अपने ही देश में सदियों तक दर्दनाक तकलीफों का या कष्टों से गुजारे हैं, सदियों कष्टों से, तकलीफों से गुजारे हैं। उस तरह पूरी दुनिया में कोई भी दूसरे लोग नहीं गुजारे। यानी जिस तरह भारत के ये दलित अस्पृश्य लोगों ने जिस तरह हजारों साल गुजारे हैं, इस तरह दुनिया के किसी भी देश में किसी भी नागरिक ने ऐसे बुरे दिन नहीं गुजारे हैं। विदेशों में भी नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी ऐसा नहीं हुआ है। भारत के अछूतों की तुलना में गुलामों, नेग्रों और यहूदी लोगों के कष्ट और अपमान कुछ भी नहीं है। मानव काशीराम कहते हैं, भारत के अस्पृश्यों को जितने दुख, तकलीफ, कष्ट, अपमान झेलने पड़े हैं, इतने नेग्रों को और जो गुलामों को भी नहीं झेलने पड़े हैं। विदेश में जो नेग्रो हैं, जो गुलाम हैं, उनको भी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा है। क्योंकि गुलाम
जब गुलामी छोड़ता है तो उसको बराबरी का अधिकार मिलता है, सबके साथ उठ बैठ सकता है, होटल जलपान सब जगहों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत के अस्पृश्यों के लिए ये अधिकार नहीं था। ना वो सार्वजनिक मार्गों पर चल सकता था, ना सार्वजनिक होटलों में, स्टेशनों पर, बसों में, ट्रेनों में, जलाशयों में, कहीं भी सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग नहीं कर सकता था। आगे कहते हैं कि जब हम किसी मानव को दूसरे मानव के प्रति अमानवीयता के बारे में सोचते हैं, यानी किसी एक मानव का और दूसरे मानव से तुलना करते हैं कि क्या अमानवीयता, ह्यूमैनिटी से, मानवता से अलग क्या हो रहा है, तो भारत में बारे में सोचते हैं तो अछूतों के खिलाफ हिंदुओं के सनातनवाद का कहीं कोई शानी नहीं है। यानी जो भारत में सनातनवादी हिंदुओं के जो सनातन धर्मी हैं वाले, इनकी तरह अपमान करने वाला, इनकी तरह तिरस्कार करने वाला दुनिया में कोई नहीं है इनके बराबर, जो इस तरह घृणितकार करता हो। भारत के अछूत सदियों से दुनिया के सबसे गए गुजरे गुलाम बने रहे। बहुत बड़ी बात कहा मनवर ने। क्या कहा? भारत के अछूत सदियों से दुनिया के सबसे बड़े गए गुजरे गुलाम बने रहे। यानी दुनिया में इतने बड़े गुलाम नहीं थे जितने बड़े भारत के अस्पृश्य गुलाम बनाकर रखा गया है। आगे लिखते हैं, ब्राह्मणवाद के अंदर ऐसे विषैले जीवाणु थे। किसके अंदर? ब्राह्मणवाद के अंदर ऐसे विषैले जीवाणु थे, ऐसे विषैले काम थे, ऐसे विषैले विचार थे, ऐसे विषैले कार्य करवाते थे कि इतने निकृष्टतम किस्म के अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने की इच्छा को ही मार डाला। बहुत बड़ी बात। क्या इतना विद्रोह, उनके साथ इतना निकृष्ट घृणा, अपमान होता था उनके साथ, उनके बच्चों और स्त्रियों के साथ, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी, इतना साहस नहीं रह गया था कि वो इसका विरोध कर सकते। ये ब्राह्मणवाद इस तरह हावी हो चुका था उन पर। इस प्रकार भारत के अछूतों ने सदियों तक कठिनाईपूर्ण समय गुजारा है। सदियों, यानी साल, 2 साल, 4 साल नहीं, सदियों उन्होंने इस तरह का कष्टपूर्ण, अपमानपूर्ण, लज्जाजनक समय गुजारा है। उसके लिए उसे अंधकार युग ही कहा जा सकता है। अब मनोहर कहते हैं, इस युग को जो उनके साथ लज्जा, अपमान, निराशा, कुंठित, उनका अपमान, उनके बच्चों का अपमान, उनके समाज का अपमान, उनकी स्त्रियों का अपमान जो झेला है, इसको उनका अंधकार युग ही कहा जा सकता है। ये मानवर काशीराम के विचार हैं। आगे कहते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान उन अछूतों को पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता का काफी लंबे समय तक संपर्क प्राप्त हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान किसको? उन अस्पृश्यों को, जिनको यहाँ का ब्राह्मणवाद शासक वर्ग हीन, नीच, अछूत, अस्पृश्य, घृणित मानते थे, उनको पश्चात सभ्यता में शिक्षा और सभ्यता का काफी लंबे समय तक संपर्क प्राप्त हुआ और उससे उनको लाभ भी प्राप्त हुआ। इतने उनके अंदर विद्रोह की भावना पैदा कर दी इसने, जो अंग्रेजों के साथ वो लंबे समय तक रहे। आपको यहाँ और बता दें, जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ के शासकों को हराने के लिए उन्होंने अस्पृश्यों का ही सहारा लिया और उनको मिलिट्री में भर्ती किया और उनकी सेना बना करके यहाँ के राजे महाराजाओं को परास्त किया था। इसके साथ उन्होंने उन सैनिकों को और सैनिकों के बच्चों को अनिवार्य और फ्री शिक्षा देते थे, जिससे उनके अंदर जागरूकता पैदा हुई। और सबसे ज्यादा अस्पृश्य सैनिक ही उन्होंने भर्ती किए थे, जिसके कारण इन अस्पृश्य सैनिकों के अंदर स्वाभिमान पैदा हुआ था। लेकिन 1857 की क्रांति जब हुई तो उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने उसकी जांच कराई तो ये तथ्य सामने आए, ये जो आप अस्पृश्यों को भर्ती करके
उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, जिसके कारण ये जागरूकता आई है और विद्रोह हुआ है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बंद की, मिलिट्री में अस्पृश्यों की भर्ती बंद की थी। फिर समय समय पर दबाव पड़ने पर किया है, लेकिन उस समय तक जब बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस आप पढ़ेंगे तो बाबा साहब कहते हैं कि उस समय तक ये समाज बहुत आगे उठ चुका था। उनको इतनी पेंशन मिलती थी कि वो कोई भी काम कर सकते थे, बच्चों को हाई शिक्षा दिला सकते थे। तो ये जागरूकता जो आई है ब्रिटिश सरकार में आई है, जो मानवर काशीराम जी लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि अंग्रेजी शासन में लंबे समय तक उनके साथ रहने पर उनके अंदर जो जागरूकता आई है और उसी से उनके अंदर विद्रोह की भावना पैदा हो गई। जो भावना दब गई थी, ब्राह्मणवाद ने उस भावना को कुचल दिया था, वो भावना जागृत हुई। और इस प्रकार हम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अछूतों को लगभग पूरे भारत में छुआछूत तथा अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़ा हुआ पाते हैं। क्या कहते हैं, 20वीं शताब्दी में ही यहाँ का जो अछूत या अस्पृश्य कहते हैं, वो इस घोर अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ 20वीं शताब्दी में ही उठ खड़ा हुआ था। अब आगे कहते हैं 1920 तक डॉक्टर अंबेडकर उनके नेता और मसीहा के रूप में उभर चुके थे। कौन? 1920 तक कौन उभर चुका था? डॉक्टर अंबेडकर। किस रूप में? अस्पृश्यों के नेता और उनके मसीहा के रूप में डॉक्टर अंबेडकर उभर चुके थे। इसके पहले आप देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अस्पृश्यों के लिए, शूद्रों के लिए 50% आरक्षण लागू किया था, और उससे पहले ले तो ज्योतिबा फुले ने शूद्रों के लिए, अस्पृश्यों के लिए स्कूल खोले थे, शिक्षा दी थी, महिलाओं के लिए शिक्षा दी थी। उसके लिए उन्होंने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने उनका भरपूर सहयोग किया था, रहने के लिए अपना घर और स्कूल खोलने के लिए भी अपना मकान दिया था। और सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख ने भी पढ़ाने का कार्य किया था। इस तरह सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख दो भारत की महिलाएं पहली शिक्षिका के रूप में भारत में जानी जाएंगी। आगे लिखते हैं मानवर काशीराम, 10 वर्षों के अंदर ही दलितों का ध्येय को उन्होंने 1930-32 के दौरान इंग्लैंड में संपन्न गोलमेज सम्मेलनों में उठाया। बड़ी बात है। कब? 1920 तक डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्यों के नेता, लीडर, मसीहा के रूप में उभर चुके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका एक सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया था, और अध्यक्ष बनाकर जब परिचय कराया तो इस तरह डॉक्टर अंबेडकर का हाथ पकड़ के ऊपर उठा करके कहा, आपका मसीहा आपको मिल गया, आपका भगवान आपको मिल गया, ये शूद्रों और अति शूद्रों का, दलितों का उद्धार करेंगे, ये आपके भगवान साबित होंगे। जिसकी मुझे तलाश थी वो आपको मिल गए। तो ये पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, और उन्होंने बड़ा सम्मान डॉक्टर अंबेडकर को दिया था। अब मानवर काशीराम लिखते हैं 1920 में वो इन अस्पृश्यों के मसीहा, उनका हमदर्द बन चुके थे। और 10 वर्षों में जब अंतराल में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 से 1932 में, वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यों की बात बड़े जोरदारी ढंग से रखी थी। कैसे? इन 10 वर्षों के अंदर ही दलितों के ध्येय को उन्होंने 1930-32 के दौरान इंग्लैंड में संपन्न गोलमेज सम्मेलनों में उठाया। इन 2 गोलमेज सम्मेलनों में वे अछूतों के लिए सफलतापूर्वक लड़े और उनके लिए विभिन्न अधिकारों, विशेषक पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में राजनैतिक अधिकारों को प्राप्त किया। पीछे मुड़कर सिंहावलोकन करने पर हम सुरक्षित रूप से यह कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के अछूतों को अंधकार युग से प्रकाश युग की ओर ले जा रहे थे। मतलब मानवर काशीराम कहाँ तुलना कर रहे हैं? 1920 से उन्होंने नेतृत्व संभाला। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
और 1930-32 में गोलमेज सम्मेलन में उनके हक और अधिकारों के लिए लड़े। उनको वहाँ पर अपनी बात, इनके अधिकारों की बात जोरदार ढंग से रखी, जिसके कारण इन अस्पृश्यों को, अछूतों को हक और अधिकार मिले। तो इसीलिए मानवर कहते हैं कि अब हम इसी को बड़े गर्व से कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें अंधकार युग से प्रकाश युग की ओर ले आए, जहां इनके साथ घोर छुआछूत, भेदभाव, पानी नहीं पीने दिया जाना, छूने नहीं देना, सार्वजनिक होटलों में इस्तेमाल नहीं कर सकना, सार्वजनिक रोडों पर नहीं चल सकना, मंदिर में नहीं जा सकता, ये सारे के सारे अधिकार गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़कर दिलाए। तो ये इसके लिए मानवर काशीराम कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इन अस्पृश्यों को अंधकार युग से प्रकाश युग की ओर ले आए। किंतु हाय, ये नहीं होना था, क्योंकि प्रकाश युग में पहुंचने के पूर्व भी अछूत चमचा युग में फिसल कर भटक गए। जब ये अधिकार लिए तो उसी समय कांग्रेस, महात्मा गांधी और सामंतवादी व्यवस्थाओं ने चमचे पैदा कर दिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऐसे लोग जो मिशन का, इनको हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे थे, उनकी खिंचाई करने लगे। आपने बताया था, मानवर काशीराम साहब ने पहले बताया है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, चमचे और मिशनरी का भेद। चमचे वो हैं जो अपनी जात के नेता का आगे बढ़ने से रोकना, उनको पीछे खींच लेना, और मिशनरी वो हैं जो अपने समाज के हक और अधिकारों के लिए, अपने समाज के नेता को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग करते हैं। चमचा अपनी ही जात का नुकसान कराते हैं, अपने ही नेता का नुकसान कराते हैं। ये अंतर आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब आगे कहते हैं, ये कौन भटक गए? जो चमचे पैदा हुए, उन चमचों ने रोड़े बनना शुरू कर दिया। इनके डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर की तरह जो लोग अस्पृश्यों को, अछूतों को हक और अधिकार दिला रहे थे, इनके लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके सामने इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, कांग्रेस ने चमचे पैदा कर दिए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगले वीडियो में आपको चमचा युग में फिसलन, इसके विषय में बताऊंगा। जिनके पास चमचा युग किताब हो, वो पढ़कर अगर बैठेंगे तो वो मुझसे प्रश्न भी इसमें कर सकते हैं, और उनके प्रश्नों का हम उत्तर देने का जरूर प्रयास करेंगे। तो साथियों, ये चमचा युग बहुत महंगी किताब नहीं है। ये आपको दिखा दें, ये मानवर काशीराम द्वारा लिखी हुई है, और एक किताब जो उन्होंने लिखी है, बाकी तो उन्होंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सब कुछ लिख दिया है, रास्ता दिखा दिया है। उस रास्ते पर जो चलने से हमारे लोग भटक रहे हैं, उनको सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा हूँ। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखाएं कि मानवर काशीराम ने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया था, वो रास्ता कितना सही था। ये चमचे कब पैदा हुए, किसने पैदा किए, चमचा पैदा करने का श्रेय किसको जाता है, और ये चमचे क्यों पैदा किए गए, आज क्या आपके समाज में ऐसे चमचे पाए जाते हैं? इन सब बिंदुओं पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उनका कोशिश करेंगे कि उत्तर दें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, तथा प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो आपको प्राथमिकता पर मिल सके।